प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की अध्ययन श्रृंखला में आज हम भाग 4 का शिक्षण कार्य करेंगे। इससे पहले के 3 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इस भाग में भी पहले के 3 भागों की तरह है, सभी बिंदुओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और पहले प्रश्न में दिया है, एक तरफ भक्ति संत है, दूसरी तरफ उनके जन्म के वर्ष दिए हुए हैं। तो गुरु नानक जी हैं, उनका जन्म वर्ष है वो 1469 ईस्वी में ननकाना तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में जन्मे थे और मलूक दास 1576 ईस्वी में कड़ा उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और सुंदरदास है वो 1596 ईस्वी में गेटोलाव दौसा में इनका जन्म होता है। तो ये कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भक्ति संतों के नाम दे दिए जाते हैं और इनको इनके जन्म वर्ष के अनुसार हमारे को क्रम में सजाना होता है। तो ये इनके जन्म वर्ष हैं और इस तरह से ये इनके जन्मों की जो तिथि है वो है। गुरु नानक हैं वो 1469 ईस्वी में, दादू दयाल 1544, मलूक दास 1576 ईस्वी और सुंदरदास है वो 1596 ईस्वी। इसके बाद में अगले 2 नंबर सवाल में, नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन है? नई कहानी आंदोलन है उसकी शुरुआत करने वाले कौन कौन थे? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। ये 3 हैं व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नई कहानी आंदोलन की शुरुआत करने के जनक माने जाते हैं ये तीनों। फिर एक प्रश्न है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? कि कुछ इस प्रकार के विषय जैसे नाक है, भौं है, पेट है, दांत है, मूंछ है, इन विषयों पर निबंध है वो किस व्यक्ति ने लिखे थे? तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं, इन्होंने लिखे थे। फिर रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से है वो देखें आप। आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने मानी है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। भक्तिकाल की समय सीमा है वो 1318 से 1643 ईस्वी तक। और रीतिकाल की जो समय सीमा मानी है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और गद्य काल का जो समय है वो 1843 से अब तक है। 5 नंबर में कुछ पंक्तियां दी गई हैं किसी कवि की, देखना। अखियां हमारी दई मारी सुदी बुदी हारी, मोहुते जू नारी दास रहे सब काल में, कौन गहे ज्ञान काहि सौंपत सयाने, कौन लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में। पंक्तियां किस लेखक की हैं? पंक्तियों को एक बार फिर से देखें। अखियां हमारी दई मारी सुदी बुद्धि हारी, मोहु तेजु नारी दास रहे सब काल में, कौन गहे ज्ञाने काहि सोपते सयाने, और कौन लोक ओक जाने ये नहीं निज हाल में। तो ये पंक्तियां हैं, ये भिखारीदास की रचित पंक्तियां हैं। 6 नंबर के सवाल में, रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरणों का प्रकाशन वर्ष, कि इनके संस्मरण हैं वो किस किस तरह से प्रकाशित हुए थे। जैसे इनके संस्मरण है लाल तारा वो 1938 ईस्वी में, माटी की मूर्ति हैं वो 1943 ईस्वी में, गेहूं और गुलाब सन 1950 ईस्वी में, और मील के पत्थर सन 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी वैसे ही प्रश्न है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरणों के नाम दे दिए जाते हैं और इनको क्रम से सजाना होता है उसी तरह से उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। आगे के 7 नंबर के सवाल में, प्रसिद्ध उपन्यास धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी के लेखक हैं। एक उपन्यास है धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इनके उपन्यासों के लेखक हैं लज्जाराम शर्मा। 8 नंबर के सवाल में, महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। महादेवी वर्मा की एक तरफ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकाशन वर्ष हैं। तो निहार रचना है वो सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, रश्मि 1932 में, नीरजा सन 1935 में, और सांदे गीत है वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो एक बार फिर से देख लें, निहार है वो सन 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांदे गीत है वो 1936 ईस्वी में। 9 नंबर के सवाल में, सन 1912 ईस्वी में झांसी में जन्मे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, जन्मे वे प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक जो प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस के संपादक भी रहे। कि झांसी में जिनका सन 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में दिया है कि प्रगतिवादी समीक्षक जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसके मंत्री भी रहे थे और हंस पत्र हैं उसके संपादक भी रहे थे। ऐसे कौन हैं? तो रामविलास शर्मा
के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं। 10 नंबर में प्रसिद्ध पंक्तियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ ये किस लेखक की हैं तो हमारे को बताना है। पहले में दिया है चीर सजक आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, ये किसकी पंक्तियां हैं तो ये हैं महादेवी वर्मा की पंक्तियां। 2 नंबर में है कि सुरम्य रम्य रस राशि रंजीते, ये पंक्तियां हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्तियां एक बार फिर से देखें। पहले में दिया है चीर सजक आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, ये महादेवी वर्मा की है। दूसरे में दिया है सुरम्य रम्य रस राशि रंजीते, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। 11 नंबर में एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके कहानीकार हैं। तो कहानी का नाम है लाल पान की बेगम, ये कहानी रचित की थी फणीश्वर नाथ रेणु ने। एक औरत की जिंदगी है, ये रामदास मिश्र की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा के द्वारा रचित। और शव यात्रा है, ये श्रीकांत वर्मा की कहानी है। तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, एक और जिंदगी रामदास मिश्र, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा और शव यात्रा है, ये श्रीकांत वर्मा की रचना है। 12 नंबर के सवाल में विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से किसने की है। विद्यापति के जो पद हैं उनकी तुलना सोलोमन के गीतों से किसने की है तो ये की है जॉर्ज ग्रेसरन ने। 13 में ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। शुक्ल का यह कथन किस कवि के बारे में कहा गया है कि ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। शुक्ल का यह कथन किस कवि के बारे में है तो ये रहीम के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। 14 नंबर में औरंगजेब के अत्याचारों और क्रूरता का विभत्स चित्रण भूषण की किस रचना में है। औरंगजेब हैं, उनके अत्याचारों और क्रूरता का विभत्स चित्रण है, वो भूषण की किस रचना में है तो वो है शिवा बावन्नी में। एक तरफ आत्मकथाएं वर्ष और उनके लेखक दे रखे हैं, तो देखना है नाम। चांद सूरज के वीरन आत्मकथा है, वो सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। देवेंद्र सत्यार्थी ही उसके लेखक हैं। स्वतंत्रता की खोज में सन 1951 में प्रकाशित हुई, ये सत्यदेव परिवारजक इसके लेखक हैं। और परिवारजक की प्रजा ये सन 1952 में प्रकाशित हुई थी और शांति प्रिय द्विवेदी के नेतृत्व में। और मेरी आत्म कहानी ये सन 1941 में श्याम सुंदर दास के द्वारा प्रकाशित आत्मकथा है। तो चांद सूरज के बिरन सन 1952 देवेंद्र सत्यार्थी, स्वतंत्रता की खोज में 1951 सत्यदेव परिवारजक की प्रजा सन 1952 ये शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। और मेरी आत्म कहानी सन 1941 ये है श्याम सुंदर दास की। 16 में लौकिक अपभ्रंश के साहित्य में शामिल हैं। लौकिक अपभ्रंश साहित्य किन किन को कहते हैं, उसमें कौन से हैं तो इसमें आता है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। ये तीनों साहित्य हैं, ये लौकिक अपभ्रंश के साहित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। 17 में नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रणेता गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना। नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रणेता गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी है, वो किसने माना है तो वो माना था राहुल सांकृत्यायन ने। मैं जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरह विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी जो सवाल आएंगे वो पूर्णतः ऑथेंटिक, और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि उनके उत्तर एकदम शुद्ध और सटीक आपको उपलब्ध हों। तो इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है और अलग अलग बहुत सी बुकें हैं उनसे मिलाकर ये सवालों के उत्तर हैं ये तैयार किए गए हैं। फिर भी अगर कहीं पर अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ताकि उसको बहुत जल्द और ये समय रहते उसको सुधारा जा सके। फिर आगे 18 में है कि विद्याधर सारंगधर जज्जल और बब्बर की रचनाओं का संग्रह है। विद्याधर सारंगधर जज्जल और बब्बर की रचनाओं का संग्रह है, वो कौन सा है तो वो है प्राकृत पेंगलम, एक रचना है। प्राकृत पेंगलम रचना में विद्याधर सारंगधर जज्जल और बब्बर की रचनाओं का संग्रह किया गया है और ये लक्ष्मीधर नामक कवि की रचना है। 19 में बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है, कौन सा है जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ था तो वो है कुमकुम। उसके बाद में 20 नंबर के सवाल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास, उनके उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके उपन्यास हैं, उनके प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से हैं। अप्सरा
उपन्यास है वो 1931 में प्रकाशित हुआ। अलका है 1933 ईस्वी में, प्रभावती 1936 में और निरुपमा ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों के नाम हैं। आगे 21 में है, सगन कुंज छाया सुकद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे व जमुना के तीर। सगन कुंज छाया सुकद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे व जमुना के तीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं बिहारी की। 22 नंबर के सवाल में, रीतिकाल का सामयिक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था, ये कथन किसका है? रीतिकाल का सामयिक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। उन्होंने ऐसे माना था कि रीतिकाल का जो सामयिक परिवर्तन है वो केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही कर दिया गया था। आगे देखें 23 नंबर में, 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण रचना, 11वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है ढोला मारूरा दूहा के अनुसार विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी, जबकि मरवण की आयु है वो 1.5 वर्ष थी। तो कई बार इनके जो ढोला और मरवण है इनकी आयु के बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ढोला की आयु है वो 3 वर्ष है और मरवण की आयु है वो 1.5 वर्ष थी। 24 में, हिंदी नई चाल में डली सन 1873 ईस्वी में, ये कथन किनका है? हिंदी नई चाल में डली सन 1873 ईस्वी में, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले थे रामविलास शर्मा, उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। हिंदी नई चाल में डली सन 1873 ईस्वी में, तो ये कथन है ये रामविलास शर्मा का है। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। तो देखना, देशद्रोही उपन्यास है वो यशपाल के द्वारा लिखा गया था। भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीली आंधी है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। देशद्रोही यशपाल, भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा और अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीली आंधी है वो भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है। 26 में, रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? रीति मुक्त कवियों को पूछा है यहाँ पर। स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? तो ये बात कही है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उन्होंने स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से पुकारा है रीति मुक्त कवियों को। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका उत्तर होगा। साथियों, अगर चैनल से अगर कोई अभ्यर्थी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन की सूचना है वो आपको प्राप्त हो सके। आगे देखें 27 में, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान हैं कि विद्यापति हैं उनको श्रृंगारिक कवि किसने माना है? तो मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और राम कुमार वर्मा। तीनों राम हैं, ये ही विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 28 में है, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत। एक तरफ राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए हैं कि कौन सा यात्रा वृत्तांत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। तो पहला यात्रा वृत्तांत है तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये सन 1933 में प्रकाशित हुआ था। मेरी यूरोप यात्रा ये 1935 ईस्वी में और मेरी तिब्बत यात्रा ये 1937 ईस्वी में। दोबारा देखें, तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 ईस्वी, मेरी यूरोप यात्रा 1935 ईस्वी और मेरी तिब्बत यात्रा है ये सन 1937 में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत है। 29 में एक तरफ पंक्तियाँ, दूसरी तरफ उनके कवियों के नाम हैं। तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं और प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं और अब लो नसानी अब न नशे हों ये पंक्तियाँ हैं तुलसी की। दोबारा देखें, बसो मोरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्तियां हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो ये सूरदास की पंक्तियां हैं और अब लो नसानी अब न नशे हो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। 30 में, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया था?
तो वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। 31 में रीतिबद्ध कवियों को रीति चेतस और काव्य चेतस में विभाजित किसने किया है? रीतिबद्ध कवियों को, रीतिबद्ध को बात हो रही है यहाँ पर, देखना, उनको रीति चेतस और काव्य चेतस में किसने विभाजित किया था? तो वे विभाजन करने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर 32 में है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। एक निबंध का थोड़ा बड़ा नाम है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 33 में एक तरफ कुछ पंक्तियां दी हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में है? दोबारा का पंक्तियां देखें। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में है? तो ये लहर काव्य संग्रह से ली गई पंक्तियां हैं। 34 में जुगलमान चरित्र प्रेम तत्व निरूपण। जुगलमान चरित्र प्रेम तत्व निरूपण भ्रमरगीत रचनाएं किस अष्टछाप कवि की हैं? तो जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमरगीत रचनाएं हैं, ये कृष्णदास ने लिखी थी। 35 में है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। तो ऐसी बात किसने कही है गोरखनाथ के बारे में? तो ये कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 36 में हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? समस्यात्मक नाटक हैं वो किसने लिखे हैं? तो वो लिखे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। 37 में अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें समाज के सर्वथा उपेक्षित भंगियों के संघर्षमय जीवन की कहानी है। अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें समाज के सर्वथा उपेक्षित भंगियों के जीवनमय, उनके संघर्षमय जीवन की कहानी है, तो वो कहानी है नाचो बहुत गोपाल में। इसमें भंगियों के संघर्षमय जीवन को दिखाया गया है। ये एक उपन्यास है अमृतलाल नागर का, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। फिर जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु किन की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं? दोबारा देखें। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ये रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित ये रचनाएं हैं। फिर 39 में है कि पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही पुण्य दान। पति के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं कि पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही पुण्य दान, पति ही तीर्थ नहान, और पति को ही मत है, पति बिनु पति नहीं और पति बिनु गति नहीं, सुंदर सकल विधि एक है पतिव्रत है। ये पंक्तियां पति के बारे में किसने कही हैं? तो ये सुंदरदास ने कही है। संत सुंदरदास है वो ऐसी बातें कहते हैं। फिर 40 में है रामा सन 1930 ईस्वी, बिंदा 1934 ईस्वी। देखना, रामा 1930 ईस्वी, बिंदा 1934 ईस्वी और सबिया 1935 ईस्वी और बिट्टो 1935 ईस्वी और गीसा है वो 1936 ईस्वी। ये प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। ये किस लेखिका के द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे थे महादेवी वर्मा ने। रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, गीसा, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के। 41 नंबर के सवाल में राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना कविता कौमुदी में भारतेंदु युग के पूर्व तक कितने कवियों की जीवनी को संकलित किया है?
राम नरेश त्रिपाठी की एक रचना है कविता कौमुदी, उसमें भारतेंदु युग से पूर्व तक के कितने कवियों की जीवनी है उसमें संकलित है, तो 89 कवियों की जीवनियाँ हैं वो उसमें संकलित है। 42 में है वह रचनाकार जिसने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना। वह रचनाकार जिसने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, तो ये किसने कही है ये बातें, तो ये मानी है रामरक्स बेनीपुरी ने। 43 में कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी खतन है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ये खतन किसका है, तो ये खतन है नाबादास का। 44 में सचेतन कहानी का प्रतिपादन, सचेतन कहानी है उसका प्रतिपादन सन 1964 में महीप सिंह के द्वारा किया गया। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया है। ये इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें देखना कई प्रश्न ऐसे साथियों। सचेतन कहानी का प्रतिपादन 1964 ईस्वी में महीप सिंह के द्वारा किया गया था और सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया है, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। फिर 45 में एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम हैं। उदिता रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। देशांतर धर्मवीर भारती। वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र और नदी की बांक पर छाया ये अज्ञेय की रचना है। उदिता शमशेर बहादुर सिंह की, देशांतर धर्मवीर भारती, वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र, नदी की बांक पर छाया अज्ञेय की रचना है। 46 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ता इस प्रकार से हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, इसको सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसको सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा की रचना यामा है, उसको सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। एक बार फिर से देखें, बहुत प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। सुमित्रा नंदन पंत है उसको चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए सन 1972 में, अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में, और महादेवी वर्मा को यामा करती के लिए सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 47 नंबर के सवाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो चिंतामणि, ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, तो ये 3 भागों में, मात्र 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है साथियों, देखना 30 नहीं है, 3 है, इसको देखना है। 3 ही भागों में प्रकाशित हुआ था। 48 में है सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय नाम से संबोधित किया है। सखी संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय नाम से संबोधित किया है, तो ये मिश्र बंधु ने संबोधित किया है। 49 नंबर के सवाल में आधुनिक काल के दूसरे चरण, आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है 1900 से 1920 ईस्वी तक को हिंदी काव्य की नई काव्य धारा, हिंदी काव्य की नई धारा नाम से संबोधित किया है। किसने, तो ये संबोधित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखना आधुनिक काल के दूसरे चरण जो 1900 से 1920 ईस्वी तक रहा था को हिंदी काव्य की नई धारा नाम से संबोधित किया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अंतिम 50 नंबर के सवाल में देखें, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। ये किन के बारे में है, तो ये पद्माकर के बारे में बातें कही गई हैं। एक बार फिर से देख लें, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, तो ऐसी बातें हैं वो पद्माकर ने कही हैं। तो साथियों इस तरह से ये आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध कराए थे। आप का इन प्रश्नों के बारे में किस प्रकार का जो रवैया है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये जो जितने भी जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में आप का क्या कहना है। तो और
अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताते हैं तो प्रश्नों में और भी प्रकार की वैरायटी है वो रखी जाएगी अलग अलग प्रकार से। और ऐसे ही प्रश्नों के वीडियो हैं वो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और इससे पहले के भी जो 3 भाग हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, उनको भी आप चैनल पर जाकर वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो शामिल किए गए हैं, अलग अलग 50-50 क्वेश्चन हैं वो उनमें शामिल हैं। तो ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।